जिंदगी की ही तरह रेसलिंग में भी लोगों को खुद से नफरत करवाना प्यार करवाने से कहीं ज्यादा आसान है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा तब होता है जब या तो आप लगातार हील का किरदार निभा रहे हो या फिर आपको एक बेबी फेस का किरदार निभाना हो, लेकिन आप बिल्कुल भी पसंद करने लायक ही ना हो। हम ऐसा कई सालों से देखते आ रहे हैं जहाँ बेबी फेस का किरदार या तो खराब मैच, अजीब सी स्टोरी लाइन या अपने खुद के नापसंद किए जाने वाले किरदार के कारण बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन पाता है। अक्सर ये इतना ज्यादा होता है कि गुस्से में कुछ खतरनाक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। मैं हूँ एडम पचीटी, कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है 10 मोस्ट अनलाइकेबल WWE बेबी फेसेस एवर। शुरू करते हैं। नंबर 10, बैटिस्टा। डेव बैटिस्टा ने अपने WWE करियर के पहले कुछ साल दूसरे बड़े स्टार्स के एक ज्यादातर शांत रहने वाले सिक्योरिटी के तौर पे बिताए। 2004 के आखिर में द एनिमल को लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ जब फैंस को उनकी मूव्स पसंद आने लगी, क्योंकि वो अपने ताकतवर अटैक से विरोधियों को बुरी तरह मारते थे। उन्हें ये भी लगने लगा था कि बिग डेव शायद वो इंसान हो सकते हैं जो अपने से बड़े एवोल्यूशन लीडर ट्रिपल एच को धूल चटा सकते हैं, जो कि उन्होंने ट्रिपल एच के खिलाफ जाकर और फिर उन्हें रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में हरा कर किया भी। हालांकि शुरू में खुद ब खुद मिली इस सफलता के बाद बैटिस्टा के लिए हर किसी का चहेता स्टार बने रहना ज्यादातर मुश्किलों भरा ही रहा, जिसका एक बड़ा कारण ये था कि वो खुद एक हीरो का किरदार निभाने में पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थे और आलोचनाओं से या अपने खिलाफ कुछ भी सुन के गुस्से से भर जाते थे। हील का किरदार निभाने में माहिर बैटिस्टा का सबसे अच्छा काम एक बुरे इंसान के किरदार में ही देखने को मिला, जैसे कि WWE छोड़ने से कुछ समय पहले ही 2010 में उनका शानदार दौर। ये देखते हुए कि इस किरदार को निभाने में वो कितने अच्छे थे, ये काफी बड़ी बात है कि WWE ने उन्हें फिर एक बेबी फेस के रूप में 4 साल बाद वापस पेश किया, जो कि जल्द ही गायब हो गया और वो फिर से एक विलन बन गए। नंबर 9, स्कॉट स्टाइनर। जब स्कॉट स्टाइनर ने आखिरकार WWE में 2002 के आखिर में शामिल होने का फैसला किया, तो कंपनी को नए स्टार्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और खास तौर पे बड़े स्तर के बेबी फेसेस की। द रॉक, स्टीव ऑस्टिन और बाकी रेसलर्स के जाने के बाद रैंकिंग नीचे आई थी और द बिग बैड बूटी डैडी की रॉ में एंट्री शुरुआत में काफी जोरों शोरों से हुई, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि WCW के आखिरी समय के दौरान स्टाइनर को क्यू मेन इवेंट का एक शानदार हिल माना जाता था, क्योंकि उन्हें प्रोमोज, सेगमेंट्स और मैच में बहुत ही नापसंद किया गया। शुरू में ये ज्यादा साफ नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही नापसंद किए जाने वाले ट्रिपल एच के सामने खड़ा किया गया था, लेकिन बिग पापा पंप को सपोर्ट करना मुश्किल था, क्योंकि वो लगातार गुस्से में लाल पीले रहते थे और बहुत ही अजीब ढंग से स्टेफनी मैकमैन को प्रपोज करते थे। पे पर व्यू में उनका द गेम के साथ लगातार 2 बार बुरा परफॉर्म करना साफ तौर पे उनकी कोई मदद नहीं करने वाला था। और सच तो यही था कि स्टाइनर एक बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले अल्फा मेल थे और ज्यादातर वो कुछ ज्यादा ही अजीब पेश आते थे, इतने कि आखिरकार उन्हें एक हील टैग टीम में एक और नापसंद किए जाने वाले घमंडी रेसलर टेस्ट के साथ डाल दिया गया। बाकी तो आप समझदार हैं। नंबर 8, शॉन माइकल्स। शॉन माइकल्स बेशक आज तक के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल रेसलर्स में से एक हैं, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी अगर वो एक हील होते तो ये अच्छा होता, लेकिन ये तब काम नहीं करता जब आप एक बेबी फेस का किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हो। द हार्ट ब्रेक किड के 90 के दशक के बीच निभाए गए अच्छे इंसान के किरदार के कुछ पहलू बहुत अच्छी तरह से किए गए थे, जैसे कि वो मेन इवेंट्स में उस समय की बाकी रेसलर्स से छोटे लगते थे और वासेपुर के फैजल की तरह नीचे से ऊपर उठे, और उनकी यही काबिलियत फैंस को खींच लाती थी। लेकिन उनका चिड़चिड़ापन और घमंड ऐसा था जो दर्शकों को कभी पसंद नहीं आया। कुछ दर्शकों के लिए ये मुश्किल भी था कि वो ऐसे आदमी की तारीफ करें जो गहनों से लदा हो और बाइकर हैट पहन के घूमता हो, लेकिन आप ना चाहते हुए भी उनके काम की तारीफ करेंगे और इस बात की भी कि उन्होंने शो में सबसे बेहतरीन बनने के लिए कितनी मेहनत की है और लोगों को पैसा वसूल मजा दिया है। लेकिन HBK कई मायनों में पीछे रह गए और बैक स्टेज की गई बेवकूफियों ने उनके विरोधियों को उनके खिलाफ और भी ज्यादा हथियार दे दिए। नंबर 7, हल्क हॉगन। इस बात में कोई शक नहीं है कि हल्क हॉगन रेसलिंग के इतिहास में आज तक के सबसे अच्छे बेबी फेस हैं। हल्क मेनिया में सच में एक नई चीज थी, ब्रदर। लाल और पीले रंग के साथ वो और विंस मैकमैन मिलकर आगे बढ़ रहे थे और WWE को एक ऐसे पावर हाउस में बदलने में मदद कर रहे थे जिसे हम आज देखते हैं। बहुत ही ज्यादा करिश्माई अंदाज के साथ एक बड़ा स्टार जो कि सही के लिए खड़ा होता है। द हल्कस्टर ने फैंस की एक पूरी फौज को प्रेरित किया, बुरे लोगों को मारकर, प्रेयर्स करके, विटामिन खाके और पोज देकर, बहुत सारे पोज देकर, बहुत ही ज्यादा पोज देकर, मेरे ख्याल में तो हद से ज्यादा पोज देकर। जहां वो ऊपर से एक अमेरिकन हीरो थे, वहीं होगन ने ऐसी बहुत सी चीजें की जो हीरो होने से कोसों दूर थी, और मैं यहाँ उनके लीक्ड ऑडियो की बात भी नहीं कर रहा। चाहे वो टेरिबल टेरी का रैंडी सेवेज से मिस एलिजाबेथ को चुराना हो या 92 रॉयल रंबल से
एलिमिनेट होने के बाद गुस्सा दिखाना हो, या फिर ब्रेट हार्ट से रेसलमेनिया 9 में उनका बड़ा पल छीन लेना हो। मैं ऐसे ही और भी कई सारे मौकों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि कोई ऐसा इंसान जो खुद को इतना हिम्मत वाला और साफ दिल का बताता है, उसके लिए होगन सिर्फ एक बच्चों की तरह रोने वाले लूजर थे जिसे अपनी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंबर 6, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन आखिरकार बेबी फेस के किरदार में काफी अच्छी तरह से ढल गए थे, लेकिन इसमें उन्हें थोड़ा समय लगा और कुछ लोगों को उनके अच्छे इंसान के तौर पे बिताए शुरुआती समय के बाद इस बात पर शक भी था कि वो ऐसा कभी कर भी पाएंगे या नहीं। द लेजेंड किलर एवोल्यूशन के सदस्य के तौर पे रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़े और लोग उनसे सच में नफरत करने लगे जब उन्होंने WWE के कुछ सबसे चहीते स्टार्स जैसे कि मिक फॉली से लड़ाई की। ये असल में फॉली के साथ उनकी लड़ाई का आखिरी मैच था। उनके बैकलैश 2004 में एक शानदार नो होल्ड्स बैड मैच के अंत ने ही ऑडियंस का नजरिया ऑर्टन के लिए बदला। रैंडी की हिम्मत वाली परफॉर्मेंस से खुश होकर फैंस ने उस समय के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए जोश दिखाना शुरू किया। WWE ने इतने ज्यादा समर्थन को देखकर एक नए स्टार को ऊपर लाने के लिए ऑर्टन से उनका IC टाइटल लेकर उन्हें उसी गर्मियों में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना दिया। अगली ही रात सेरेब्रल असासिन ने उनकी जगह काम कर रहे रेसलर को ग्रुप से जबरदस्ती बाहर कर दिया और एक नया मोड़ ले आए, जिसके बाद दुखद रूप से वाइपर उस किरदार में नाकाम हो गए और क्योंकि वो ज्यादा पसंद किए जाने लायक नहीं थे, इसलिए उनकी जगह अंत में बैटिस्टा को मिल गई और वो वापस से विलन बन गए। नंबर 5, रोंडा राउजी। WWE फैंस ने रोंडा राउजी को अपनाने में ज्यादा समय नहीं लिया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एक नामी हस्ती जिसने कुछ साल पहले ही UFC में तहलका मचा दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया था। राउडी रोंडा इस बिजनेस की एक सच्ची फैन थी और इससे उन्हें मदद भी मिली क्योंकि वो इसे काफी गंभीरता से लेती थी, जिसका सबूत आपको उनका रेसलमेनिया 34 में शानदार डेब्यूट देखकर मिल जाएगा, जहां उन्होंने ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को सबक सिखाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका मुखौटा हटता गया और रोंडा का असली चेहरा सबके सामने आ गया। वो हमेशा से खुलकर साफ बात करने वालों में से थी और ये उनके लिए अच्छा भी था, लेकिन जिस तरह से वो अपने फैंस और कुछ साथ काम करने वालों के बारे में दुनिया के सामने बातों को रखती थी, उसने उन्हें बहुत से लोगों की नजर में नापसंद करवा दिया। इसमें WWE की भी ये गलती है कि उन्होंने रोंडा को काफी जोर शोर से आगे बढ़ाया, वो भी ऐसे समय पर जब विमेंस डिवीजन में और भी कई शानदार किरदार मौजूद थे, खासतौर पे बेकी लिंच जो कि द मैन के तौर पे फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। नंबर 4, गोल्डबर्ग। बिल गोल्डबर्ग का WCW में इतनी ऊंचाई तक जाना किसी भी रेसलर के लिए एक सीख है कि कैसे कोई इतनी ऊंचाई तक बिना किसी मदद के पहुंच सकता है, अपनी ताकत को जितना हो सके उतना दिखाकर और कमजोरियों को छिपाकर। गोल्डबर्ग अपने रास्ते में आने वाले हर एक को मसलते हुए आगे बढ़ते गए और अपने मैच को जितना हो सके उतना छोटा रखते हुए जब तक मजबूरी ना हो तब तक चुप रहकर एक बहुत बड़े स्टार बन गए। ये प्लान बहुत अच्छी तरह से काम किया, लेकिन धीरे धीरे गोल्डबर्ग का किरदार बदलता गया जो कि अच्छा नहीं था, खासतौर पे WWE में। कंपनी के साथ उनके काम के पहले दौर में ये ज्यादा बुरा नहीं था, भले ही वो उस समय वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जब दूसरी बार उनकी पुरानी यादों से लोग बाहर आए तो ये साफ हो गया कि बिग बिल के अच्छे इंसान का किरदार लोगों को किस हद तक नापसंद हो सकता है। और ये शर्म की बात है क्योंकि असल जिंदगी में गोल्डबर्ग अपने परिवार से प्यार करने वाले इंसान हैं, जो बहुत सारी चैरिटी करते हैं और अपने काम को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। शायद ये उनके दिए गए गलत काम का नतीजा था, जैसे उन्हें केविन ओवेंस और ब्रे वाइट की आगे बढ़ने की रफ्तार को रोकने वाली डिस्ट्रक्शन जॉब मिली। लेकिन इस हॉल ऑफ फेम के रेसलर के बारे में कुछ तो ऐसा है जो आजकल के दर्शकों को खटकता है। नंबर 3, ट्रिपल एच। क्वाड मसल की चोट से वापसी करने के बाद ऐसा आमतौर पे कई बार होता था जब ऐसा लगता था कि ट्रिपल एच दुनिया के सबसे बड़े बेबी फेस हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि किसी ऐसे इंसान की तारीफ ना की जाए जो किसी खतरनाक और करियर खत्म कर सकने वाली चोट के बाद वापसी कर रहा हो, खासतौर पे अगर वो U2 के ब्यूटीफुल डे के म्यूजिक के साथ हो। हालांकि इतने जोश के साथ हुआ उनका स्वागत जल्द ही गायब हो गया जब हंटर ने बहुत जल्दी खुद को सबसे समझदार, ताकतवर, मजाकिया, सबसे चालाक और दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बना दिया। लेकिन अंत में द गेम हील के तौर पे ही सबसे अच्छे थे। उनका स्वाभाविक अंदाज, रिंग में उनका स्टाइल और जिस तरह से उनके मैच रखे गए और उन्हें दुनिया के सामने रखा गया, उसके कारण उनको अपने लिए सहानुभूति पैदा करवाना या कम क्षमता वाला इंसान बने रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बार सोचिए कि आप कितनी बार ये चिल्ला सकते हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको बार बार यही बताता हो कि वो बहुत 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 बेहतरीन है। वो बीच बीच में कुछ अजीब सी हरकत भी करते रहते थे जिसमें बाकी बेबी फेसेस का नुकसान होता था, जैसे कि पॉल लंडन और ब्रायन केंड्रिक को बिना किसी वजह से पेडिग्री मारना, जिसके थोड़ी देर पहले ही दोनों ने उनको एक अटैक से बचाया हो। स्टोन कोल्ड ने उन्हें एक बेहतरीन स्टनर मारा और ये कोई बुरी चीज नहीं थी। नंबर 2, जॉन सीना। लगभग काम से निकाले जाने से लेकर कुछ ही सालों में WWE चैंपियन बनने तक ये देखकर
दिल खुश हो जाता है कि कैसे जॉन सीना एक आम रेसलर से एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। शुरुआत में सीना सबसे अलग थे और कुछ नया लेकर आए थे, लेकिन आलोचनाएं शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जॉन सीना की रिंग में परफॉर्मेंस को लेकर आलोचनाएं शुरू से ही होती थी, लेकिन फैंस अब उनके मैच की प्लानिंग और किरदार को लेकर भी अपनी शिकायतें दर्ज कराने लगे थे। कुछ लोगों के लिए, खास तौर पे एटीट्यूड एरा फैंस के लिए, जिन्हें ऐसी चीजें पसंद थी जो कि थोड़ी और ज्यादा कड़क हो, उनके लिए सीना एक आम रेसलर ही थे और वो बच्चों की पसंद बन गए थे। अपनी घूमने वाली टाइटल बेल्ट और अतरंगी टी शर्ट्स के कारण पीजी एरा के दौरान उनके आलोचक और ज्यादा बढ़ गए, जिसके बाद सीना ने अपनी जगह WWE के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे बनाई और लगभग एक दशक तक उसी ऊंचाई पर बने रहे। इस दौरान बेबी फेस के तौर पे उन्होंने कुछ अजीब चीजें भी की, जैसे कि रे मिस्टीरियो को उसी दिन मारना जिस दिन द मास्टरमैन ने WWE टाइटल जीता और जैक राइडर की गर्लफ्रेंड चुरा कर धोखा दिया। अब हर कोई उन्हें पसंद करता है जब वो बीच बीच में नजर आते हैं, लेकिन एक समय पर सीना को देखकर लोग सच में परेशान हो गए थे। नंबर 1, रोमन रेंस। क्या बात कर रहे हो? नापसंद किए जाने वाले बेबी फेस की लिस्ट में ट्राइबल चीफ क्या कर रहे हैं? आखिर कुछ सालों में हमने रोमन रेंस को WWE में खुद को सबसे बड़े स्टार और मेन इवेंट में लगातार लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करने वाले रेसलर के तौर पे जगह बनाते हुए देखा है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए हील बनना पड़ा, क्योंकि WWE को कई बार कोशिश करने के बाद ये समझ आया कि फैंस उन्हें एक बेबी फेस के तौर पे नहीं देखना चाहते। द बिग डॉग को आगे बढ़ता देख कुछ साल पहले के जॉन सीना की याद आती थी और WWE फैन बेस के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से उनके खिलाफ बना दिया था। शुरुआत में ये हैरान कर देने वाला था, क्योंकि रोमन शील्ड के सदस्य के तौर पे काफी शांत रहते थे, लेकिन WWE ने लगातार मुर्दों में जान फूंकने की कोशिश जारी रखी और इतने शानदार खिलाड़ी को उस समय लगभग बर्बाद ही कर दिया था, जो समय उनके करियर का सबसे शानदार समय हो सकता था। बकवास मजाक, हद से ज्यादा स्क्रिप्टेड प्रोमो और उनका आमतौर पे किसी से ना हारना। अगर उन मौकों को छोड़ दिया जाए जहां जरूरी मैच में वो हार गए थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, इन कारणों ने दर्शकों को उनके खिलाफ कर दिया। वो अपने अभी के प्रभावशाली हील के तौर पे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं, जो कि उन्हें एक लंबी रेस का घोड़ा बनाता है और उन्हें एक बेबी फेस के तौर पर देखना दूर की बात लगती है। शायद हम भी किसी दिन पॉपिंस खा पाएं।